नमस्कार। बवाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर। आज बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव होने के बाद बीजेपी की स्थिति पर। आखिर बीजेपी 21 सीटों पर ही क्यों सिमटी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर सतीश चंद्र मिश्र भी हैं। शंभू जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है बवाल न्यूज में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहते हैं, बीजेपी आखिर क्यों सिमट गई 21 सीट पर ही? शंभू जी। हाँ, देखिए, ये बीजेपी के लिए आत्ममंथन का विषय तो है, क्योंकि जिस तरीके का आक्रामक अभियान बीजेपी ने इस चुनाव में चलाया था, ऐसा पहले कभी दिखा नहीं। पहली बार झारखंड की राजनीतिक मैदान में या चुनावी मैदान में इतनी धूल उड़ी और इतने हेलीकॉप्टर उड़े जी। और इतने स्टार प्रचारक बीजेपी के यहाँ मौजूद रहे। एक राज्य का सीएम यहाँ 3 महीनों तक कैंप करता रहा, कैंप करते रहे। तो ये बाद तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी ने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी है। उसके पास जितनी क्षमता है, वो झारखंड का चुनाव किसी भी कीमत पे जीतना चाहती थी। लेकिन परिणाम ठीक इसके उलट आया। सबसे पहली वजह तो ये है कि बीजेपी जो स्थानीय सेंटिमेंट है, झारखंड का जो सेंटिमेंट है, वो समझने में इसने चूक कर दी। जी। वो समझ नहीं पाई कि झारखंड में कौन सा मुद्दा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा बीजेपी का इस चुनाव में उसने इसका इस्तेमाल तुरूप के पत्ते की तरह करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वजह यह थी कि यह मुद्दा जमीन से नहीं उपजा था। यह मुद्दा जो है वो जेहन की उपज थी और जिसको अपने जमीन पर प्रत्यारोपित करने की कोशिश की। उसको कोशिश की कि इसको इस तरीके से इसका बीज लगाया जाए और वो मुद्दा जो है वो व्यापक तौर पे लोगों को प्रभावित करे, इससे वोटिंग बिहेवियर लोगों का प्रभावित हो। ये कोशिश की बीजेपी। ये जेहन से उपजा हुआ मुद्दा, लेकिन झारखंड जो है जल जंगल जमीन का जो प्रदेश है, यहाँ जमीन से उपजे मुद्दे ही जो है वो चलते हैं। ये बात समझने की जरूरत है। तो जमीन का मुद्दा क्या है? जमीन का मुद्दा है कि आदिवासी की जमीन कैसे बचेगी। जमीन का मुद्दा ये है कि उनकी अस्मिता कैसे बचेगी, उनकी धार्मिक पहचान कैसे स्थापित होगी। जो मांग है उनकी पुरानी सरना धर्मकोड की, जो उनकी मांग है कि हमारे सीएनटी एसपीटी का जो आवरण है, हमारे जो सुरक्षा कवच है, उस पर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये नाराजगी तो पिछले ही चुनाव में रघुवर दास ने, चुनाव के ठीक पहले जो है वो रघुवर दास ने ये नाराजगी मोल ले ली थी सीएनटी एसपीटी पे छेड़छाड़ से। तो बीजेपी के प्रति जो अविश्वास पनपा था, उसको पाटने के बजाय वो एक नया मुद्दा लेकर आ गई। और ये मुद्दा जो है, इसने, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुद्दा जो है वो चला नहीं। इस मुद्दे का असर चला, वहां कहाँ चला ये समझने की जरूरत है। जहां इसको बीजेपी चलाना चाहती थी वहां नहीं चला ये मुद्दा। ये मुद्दा चला शहरों में। शहर के वोटर उसके यूनाइट हुए, जी। उसके वोटर एनर्जाइज हुए बीजेपी के, जो उदासीन दिख रहे थे ये वोटर जो है। लेकिन जहां का ये मुद्दा है या जहां मुद्दा आपने बनाने की कोशिश की, संथाल परगना की, तो उस जगह पे ये मुद्दा नहीं चला। क्योंकि शुरुआत में ही मैंने ये बात कही कि ये वहां की जमीन का मुद्दा नहीं है, कि वहां उतना बड़ा सवाल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि घुसपैठ हुई या नहीं हुई, या घुसपैठ हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन वहां के जो आदिवासी हैं, जो संथाल परगना के आदिवासी हैं, उनकी प्राथमिकताएं दूसरी हैं अभी। और ऐसा भी नहीं है कि आबादी जरूर बदली है, लेकिन सवाल ये है कि कोई व्यक्ति इतना मूर्ख तो है नहीं कि क्या ये डेमोग्राफिक चेंज की जो बात कर रही थी बीजेपी, इन्हीं 5 सालों में होगी? 5 साल में क्या बांग्लादेश और झारखंड के बीच कोई ऐसी दीवार थी क्या कि दीवार टूटी और हेमंत सोरेन ने तमाम लोगों को यहाँ पे आमंत्रित कर लिया या तमाम लोग जो है झारखंड में चले आए? ये सिलसिला, अगर डेमोग्राफी चेंज हुई है तो ये सिलसिला लंबे समय से चला है। और उस जिम्मेदारी से बीजेपी कैसे बरी हो सकती है जिसने लंबे समय तक यहाँ शासन किया? और फिर ये दूसरी बात कि ये मुद्दा अगर था, अगर ये समस्या थी,
तो आपने कब इसे लेकर धरना प्रदर्शन, कभी कोई बात उठाई इससे पहले कि चुनाव में अचानक से लाके ये मुद्दा खड़ा कर दें? आपने कभी इस मुद्दे पे लड़ाई लड़ी? कभी कोई मेमोरेंडम दिया? कभी कोई धरना हुआ क्या? कभी आपने कोई सड़क पे उतर के कोई आंदोलन किया कि हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो बरहेट की डेमोग्राफी जो है बदल गई है, यहाँ इतने बांग्लादेशी है। साहिबगंज की डेमोग्राफी बदल गई है, यहाँ इतने बांग्लादेशी है। ये मुद्दा आपने जमीन पे कभी स्थापित करने की कोशिश की थी? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा जमीन से नहीं उपजा, ये मुद्दा जेहन से उपजा हुआ मुद्दा था और वो जमीन तक नहीं पहुंच पाया। दूसरी बात रही बीजेपी की हार का, जो दूसरी वजह मैं देखता हूं वो जी ये कि पूरा का पूरा कैंपेन जो है वो बाहरी लीडर्स के हाथ में था। पूरी की पूरी चुनाव की जिम्मेदारी जो है वो हिमंता बिस्व शर्मा संभाल रहे थे, और जो प्रभारी थे, जो अपेक्षाकृत थोड़ा नरम चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान, वो सह प्रभारी की भूमिका में दिखे, हम सभी लोगों ने देखा। ठीक है, अब हिमंता बिस्व शर्मा आक्रामक थे अपने हिसाब से, जिस तरीके से उन्होंने असम में अपनी नैरेटिव चलाकर चुनाव जीतते रहे हैं, उनको लगा कि असम का प्रयोग जो है वो यहाँ पे सफल होगा। तो असम जैसी समस्या है नहीं यहाँ पे। दूसरी बात कि हिमंता बिस्व शर्मा और बाहरी लीडर्स जब पूरी की पूरी एक-एक चीज आप तय कर रहे हैं, कहाँ सभा होगी, किस तरीके से होगी, कौन उम्मीदवार होगा, तमाम निर्णय जो है जब उनके हाथ में पे हो रहा है, तो यहाँ के जो चेहरे थे या यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, वो पीछे चले गए। यहाँ के जो लीडर थे, वो पीछे चले गए। अब मान लीजिए कि मैं मंडल अध्यक्ष हूँ बीजेपी का, और मुझे मैं जमीनी स्तर पे देख रहा हूँ किसी जगह का, मैं मतलब मान लीजिए मैं डुमरी के किसी इलाके का मंडल अध्यक्ष हूँ बीजेपी का, और मुझे लगता है कि जमीन पे जो स्थिति है, किसी तरीके की कहीं बदलाव की जरूरत है, बूथ मैनेज करने के लिए किसी रणनीति की जरूरत है, तो क्या जो 3 महीना पहले हिमंता बिस्व शर्मा आए हैं, उनसे मेरा सहज संवाद हो पाएगा? या हिमंता बिस्व शर्मा जो है, डुमरी की परेशानी जो है, वो समझ पाएंगे कि हाँ कहाँ है, या जब तक कार्यकर्ता से संवाद नहीं होगा उस स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, ऐसे उनके घर में जाके रोटियां तोड़ लेना, उनके घर में जाके खिचड़ी खा लेना, ये अलग सी बात। और ये जो है वो एक लंबा प्रोसेस होता है, एक लंबा समय होता है, जब कोई किसी लीडरशिप का अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कायम होता है, दो तरफा संवाद कायम होता है, कम्युनिकेशन जब दो तरफा होता है। कम्युनिकेशन यहाँ एक तरफा था, कमांड जो है हिमंता बिस्व शर्मा का था, अब वो कमांड मतलब देने में शंभू जी, हाँ मतलब अब साफ है कि झारखंड में जो आदिवासी है, आदिवासी चेहरे की जगह पे बाहरी लोग को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इस पे बात करेंगे, लेकिन इस पे हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी है सत्य सरन मिश्र। सत्य, शंभू जी ने कई विस्तार विस्तार से जानकारी दी है। आपके जहन में आप आखिर बीजेपी की हार की जिम्मेवारी किसे मान रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पर जो समू सर ने बताया है वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। बीजेपी की हार का जिम्मेवार एक तो मुद्दे बीजेपी ने तय किए, वो मुद्दे बीजेपी की हार का कारण बने, और जो लीडर बीजेपी ने तय किए, जो दिल्ली से आए, जो असम से आए, ये जो लीडर्स थे, वो लीडर बीजेपी की हार का वजह बने। स्थानीय नेताओं को, जो स्थानीय झारखंड के जो लोग हैं, वो हमेशा स्थानीयता की बात करते हैं, स्थानीय नेताओं की बात करते हैं। सिर्फ बाहरी नेता नजर आए झारखंड में, शिवराज सिंह चौहान थे और हेमंता बिस्वा शर्मा थे। ये दोनों नेताओं की ही चली, हर चीज में इन दोनों नेताओं की बात हुई। जो भी बड़े फैसले हुए, इन दोनों नेताओं ने ही लिए। जबकि झारखंड में बाबूलाल मरांडी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन वो दूसरी या तीसरी पंक्ति पर खड़े थे। हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान पहली पंक्ति पर खड़े दिखे हमेशा। इसके अलावा अरविंद मुंडा बड़े आदिवासी लीडर थे, वो भी चुनाव में नजर नहीं आए। उनकी पत्नी चुनाव लड़ी लेकिन कोटका से, लेकिन वो भी चुनाव हार गई। कुल मिलाकर जो बीजेपी ने मुद्दे तय किए थे, सर ने बताया भी कि बीजेपी ने जो मुद्दे तय किए थे, वो मुद्दे बीजेपी की हार की वजह बने हैं, और आदिवासी नेताओं को दरकिनार करना बीजेपी के भारी पड़ा है। जी चलिए, शंभू जी, जिस तरह से जी इन्होंने सत्य सत्य ने कहा, मतलब साफ है कि झारखंड में आदिवासी सिर्फ आदिवासी नेता को ही जब जानना पहचाना स्वीकार कर रहे हैं, बाहरी लोगों को नहीं। इससे साफ हो गया।
हाँ, नहीं, एक तो ये है कि कम से कम लीडरशिप की कमान तो ऐसी होनी चाहिए ना कि जिसका कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हो, जिसका जी संवाद मंडल अध्यक्षों के साथ, पंचायत अध्यक्षों के साथ हो, जो अपनी बात खुलकर कह सके। एक तो देखिए बाबूलाल मरांडी जब अध्यक्ष बने थे और जब जी आए थे, अ, बाबूलाल मरांडी जब यहाँ पे आए, 1 मिनट में थोड़ा सा एक जरूरी काम है, 1 सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, तब तक सत्य सरन के साथ। जी 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 बात कर रहा हूं। तब तक सत्य है, आपसे जानना हाँ चाहूंगा, जो जिस तरह से शंभू जी ने कहा कि आदिवासी चेहरा, जो आपने भी कहा कि आदिवासी चेहरा नहीं होने के कारण जो जनाधार नहीं था आदिवासियों का, आदिवासी नेता का, ऐसा कि आदिवासियों पर विश्वास कर सके, आदिवासियों पर विश्वास कर सके, ये भी एक कारण था। इसके अलावा और क्या कारण मानते हैं हार का जिम्मेवारी? देखिए, हम लोग को बीजेपी की हार का जिम्मेवार कौन है, इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा पीछे भी चलना पड़ेगा। हम लोग 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा थे, वो मुख्यमंत्री थे और अगले मुख्यमंत्री का आदिवासी चेहरा चाह रहे थे। उन्होंने जो काम किए, उन्होंने जो नीतियां लाई, उसे आदिवासी, जो यहाँ के झारखंड के आदिवासी हैं, उन्होंने उसका विरोध किया। जैसे उन्होंने CNTSPT एक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव लाया था। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण को लेकर भी कुछ कानून बने थे। तो इन सब मुद्दों से झारखंड के आदिवासी काफी नाराज थे और एक बड़ा वर्ग चाहता था कि झारखंड में आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग और स्थानीय निवासियों का भी एक बड़ा वर्ग, इनकी डिमांड थी कि झारखंड में सिर्फ आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2019 में फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा रघुवर दास ही थे। चुनाव हुआ, उसके बाद रघुवर, आपने देखा कि चुनाव का जब रिजल्ट आया तो रघुवर दास बुरी तरह चुनाव हार चुके थे। तो बीजेपी को इससे सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने इससे सीख नहीं ली और फिर से वही गलती दोहराती 2019 वाली ही। बीजेपी ने फिर से बाहरी नेताओं के हवाले पूरा चुनाव का कैंपेन छोड़ दिया। शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ही सारा काम यहाँ देख रहे थे। जितना अब दूसरे नेताओं को अपने दल में लाना, दूसरे दलों के नेताओं को कौन से मुद्दे होंगे जिस पर हम फोकस करेंगे, जितने पार्टी के अंदर की जितनी भी चीजें थी, यही दोनों नेता तय कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी को मैंने पहले ही बताया कि बाबूलाल मरांडी इनके पीछे खड़े रहते थे हर जगह। कोई भी बड़ा मुद्दा हो, कोई भी चीज हो, उसमें बाबूलाल मरांडी हमेशा इन दोनों नेताओं के पीछे ही नजर आए। जी। चलिए, आपने कहा जो चलते हैं आपसे शंभू जी के बाद। शंभू जी, आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से देख झारखंड में संथाल देख रहे हैं, कुल्हान देख रहे हैं, कुल्हान में चंपई सोरेन ने इज्जत बचा दी, पूर्णिमा साहू ने दो सीट मिल पाया, संथाल में मात्र 1 सीट बीजेपी को मिल पाई। हाँ, पिछली बार संथाल में 4 सीटों पे थी, इस बार 1 पे सिमट गई। जी तो संथाल में तो चला नहीं और आप संथाल का ही मुद्दा लेकर आए थे। जी तो समझना होगा कि ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया। आप आप नकली मुद्दा लेकर जो है एक कृत्रिम मुद्दा जो है वो आपने स्थापित करने की कोशिश की। दूसरी बात है कि आपके पास संथाली लीडर का अभाव है, इस बात को आप समझिए। बाबूलाल जरूर संथाल परगना से आते हैं, संथाल समुदाय से आते हैं। जी रहने वाले तो वो गिरिडीह के हैं, संथाल समुदाय से आते हैं, लेकिन बाबूलाल का अब वो असर नहीं रहा और उन्होंने खासतौर पे जब बीजेपी से अलग रहकर 14 सालों की अपनी दूसरी धारा की यात्रा की, तो अब वो वहां से कट गए और आप खुद भी आप देखेंगे कि बाबूलाल इस तरीके से है कि खुद उन्होंने, उनका कॉन्फिडेंस इस हद तक डोला हुआ था कि पार्टी ने जी उनको एसटी सीट से चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन वो एसटी सीट से चुनाव उन्होंने लड़ना स्वीकार नहीं किया। जाहिर है कि बाबूलाल ये समझते थे कि आदिवासियों के बीच जो है वो इसका नतीजा भुगत चुके हैं, वो देख चुके हैं पहले भी जो है उनको वहां पे आदिवासी खारिज कर चुके हैं। तो बाबूलाल पे जब सवाल उठेगा तो ये है कि उनकी आदिवासियों के बीच जो है वो कितने लोकप्रिय है, इस पर भी सवाल जरूर उठेगा। क्योंकि जो उनसे जुड़े हुए सवाल हैं, जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी जो जमीन का सवाल है, CNTSPT से जो छेड़छाड़ की कोशिश हुई थी, उसपे बाबूलाल का स्टैंड कहाँ था? तो ये तो आंकते हैं लोग ना कि आप लीडर हैं और आप जब हमारी अस्मिता पे दिक्कत आती है, हमारी अस्मिता पे कोई खतरा महसूस होता है, तो आप कहाँ खड़े होते हैं?
तो बाबूलाल को सामान्य वर्ग के लोग तो लीडर मानते हैं फिर भी, लेकिन आदिवासियों में वो बहुत सर्वस्वीकार्य चेहरे आज की तारीख में नहीं। तो दो बड़े लीडर थे, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल। अर्जुन मुंडा ने अपने आप को एलिट क्लास की पॉलिटिक्स में और सेंट्रल पॉलिटिक्स में कन्फाइंड कर लिया। जी उन्होंने अपने स्टेट पॉलिटिक्स से किनारा कर लिया। आपने समीर उरांव को नेता बनाने की कोशिश की, आपने कुछ और नेता चेहरे जो है वो बनाने की कोशिश की, लेकिन आप उसमें असफल रहे। यही वजह है कि आप चुनाव के समय जब आप चंपई सोरेन को आपने तोड़ा या आपके पास आए चंपई सोरेन, तो आपको लगा कि एक तुरुप का पत्ता हाथ लग गया और अब इसके सेनापतित्व में जो है कम से कम संथाल और कोल्हान में तो हम जंग फतह कर लेंगे। लेकिन चंपई सोरेन की भी आजीवन पहचान तीर धनुष से रही, और उससे अलग आके 3 महीना में वो कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर पाते, ऐसे ये मानना जो है वो भूल थी। चंपई सोरेन का असर हम लोगों ने देखा कि अपनी सीट के अलावा कहीं और असर नहीं दे पाए। पूर्णिमा साहू जो जीती है उसमें चंपई सोरेन का योगदान तो है नहीं, वो तो रघुवर दास की सीट है, रघुवर दास की मेहनत से जीती। रघुवर की तो सीट है, चंपई लेकिन सोरेन मतलब ये साफ हो गया कि क्षेत्र जो राज्य की जनता है, चाहे संथाल हो या कोल्हान हो, संथाल में घुसपैठिए का मुद्दा, कोल्हान में चंपई सोरेन का चेहरा कहीं काम नहीं आया बीजेपी को। हाँ नहीं आया काम। ये दोनों जो है, दोनों हथियार जो है बीजेपी के, वो विफल हो गए। बीजेपी के पास आज की तारीख में भी जो सबसे बड़ा संकट है कि एक सर्वमान्य आदिवासी चेहरा, एक जुझारू आदिवासी चेहरा, जिसकी बात पर आदिवासी समुदाय के लोग यकीन करें, ऐसा कोई भी चेहरा नहीं। और अब चंपई के भरोसे, चंपई तो भाई जेएमएम के लीडर है, रहे हैं और उनकी पहचान ही वही रही, पूरी राजनीति उन्होंने वहां से की है। और अचानक से आके उनका मुद्दा क्या था? चंपई सोरेन जो है जेएमएम से अलग होने का कौन सा मुद्दा बता पाए कि हाँ कि भाई उनकी किस बात पे यकीन करता? वो बता पाए क्या कि हाँ, अगर बांग्लादेशी घुसपैठ का सवाल आज चंपई के मुंह से आप कहवा रहे हैं, तो इससे पहले जो है, जब तक थे 3 महीने पहले तक चंपई को क्या कभी किस नींद में थे? तो कैसे लोग यकीन करता उनकी मुंह से इस बात पे? ये बात बताइए। चंपई अगर पहले से ये मुद्दा उठाते होते और जाकर अगर कहते कि तुम्हारी अस्मिता पे खतरा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने तुम्हारी माटी रोटी बेटी पे खतरा पैदा कर दिया है, ये बात अगर चंपई सोरेन 2-4-5 साल पहले से कह रहे होते, तब तो थोड़ा यकीन भी कर सकते थे। लेकिन 3 महीने पहले तक तो आप हेमंत की भाषा बोल रहे थे, खुद को हेमंत 2 बता रहे थे, और अब अचानक से जो है हेमंत के खिलाफ बात करने लगे। तो उन जनता समझती है कि भाई निजी तौर पे इनको लगता है कि हमारा निजी तौर पे आप सीएम की कुर्सी से बेदखल हुए, तो आपको सारा अपमान जो है नजर आने लगा, सब लोग अपमानित नजर आने लगा, पूरा समुदाय अपमानित नजर आने लगा। इससे पहले तो सब कुछ सिरोधारी था, सारी चीजें ठीक चल रही थी। तो कैसे लोग, चंपई की क्रेडिबिलिटी कैसे बन पाती? और चंपई पे आपने कमान सौंप दी कि वही आपको संथाल में जितवा देंगे। संथाल में आप माझी परगना सम्मेलन करवाने लगे चंपई को आगे करा के। और चुनाव के वक्त तो मेरी जानकारी, चुनाव से पहले तो 1-2 सभाओं में ठीक ठाक भीड़ जुटी थी माझी परगना सम्मेलन में, जो चंपई कर रहे थे पाकुड़ में और जी जामताड़ा में। लेकिन चुनाव के वक्त मुझे मेरी जानकारी है कि इस तरीके का एक सम्मेलन आहूत किया गया था जिसमें 200 लोग नहीं जुटे। चंपई को वो सभा रद्द करनी पड़ी, वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तो जाहिर है कि ये मुद्दा न चंपई चले और न बीजेपी का मुद्दा चला। यही हार की वजह रही। और एक बात इस चीज को समझने की है कि झारखंड में जो सत्ता का रास्ता जाता है, वो 3 फैक्टर्स, 3 कम्युनिटी है, उसमें से कम 2 को आपको साधना पड़ेगा। जी महतो, माझी और मुसलमान। महतो मतलब कुर्मी, माझी मतलब आदिवासी, और मुसलमान तो मुसलमान ही है। तो इन 3 में से कम 2 को आपको साधना पड़ेगा। तो बीजेपी मुसलमानों को तो न तो मुसलमान उस पर यकीन कर सकते हैं, ना बीजेपी मुसलमानों को लेकर चलना चाहेगी। महतो भी चेहरा आपके पास है नहीं। अब जी आपने सोचा कि आदिवासियों को जो है वो साथ ले, तो ये कोशिश भी सफल नहीं हो पाई। कम से कम 2 लोगों को तो साधना पड़ेगा। और इनको लगा कि महतो जो है, हार की एक और वजह है, इनको लगा कि महतो वोटर जो है वो सुदेश महतो के नाम पे बीजेपी को डाल देंगे। तो सुदेश महतो की ताकत आंकने में आपने भूल कर दी, क्योंकि उनका जनाधार धीरे धीरे जब खिसकता चला गया और जयराम महतो ने उनकी जमीन कब खिसका दी, ये सुदेश महतो का भी पता नहीं चला, और बीजेपी भी इस बात को समझ नहीं पाई।
नतीजा हुआ कि न महतो इसके साथ रहे, न मांझी आ पाए। तो एकमात्र जो बीजेपी की रही सही इज्जत बची तो शहरी वोटरों ने थोड़ी बचा ली, सामान्य वर्ग के वोटरों ने बचा ली सामान्य वर्ग के किसी वोटरों ने बचा किसी दी। तरह। सब सब मुझे ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे कि आ, हार का जिम्मेवार कौन लेगा, हेमंता, शिवराज या बाबूलाल? नहीं, जिम्मेदारी तो देखिए, जब जिम्मेदारी की बात होगी तो सबकी होगी, लेकिन हार की वजह अगर आप तलाशेंगे तो हिमंता बिस्व शर्मा और चौहान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा पूरा का पूरा कैंपेन वो लीड कर रहे थे। यहाँ तक कि जो संगठन मंत्री है, यहाँ तक कि जो प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तो ये भी पीछे चले गए थे। इनको भी इनकी भी कुछ चली नहीं। तो जब पूरा का पूरा अभियान जो लीड कर रहा है, जब जीत का सेहरा जो है आपके सिर पे बंधेगा तो हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको लेनी चाहिए। जी बाबूलाल, ये एक बात अलग है कि वो सुनने में ये बात आई है कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से कहा है कि मैं जिम्मेदारी स्वीकारता हूं और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। बाबूलाल के सामने चारा भी क्या है? 2019 में जब इनको अमित शाह, 2019 की हार के बाद जब अमित शाह प्रभात तारा मैदान में बाबूलाल मरांडी को लेकर आए थे, तब भी यही हुआ था कि 14 साल एक व्यक्ति आपके संगठन से बाहर लगा और आप रहा और उसे संगठन में लाके आपने कमान सौंपी। नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी में भी, बीजेपी के अंदर एक नई बीजेपी बन गई, जेवीएम वाली बीजेपी। जी और ये पूरा संकट जो है वो पूरे 5 साल तक जूझते रहे लोग कि जेवीएम से आए हुए लोग असली बीजेपी है कि बीजेपी वाले लोग जो इन 14 सालों में एक जो नई पौध पैदा हो गई थी वो बीजेपी है। तो बाबूलाल इसी में सामंजस्य नहीं बिठा पाए थे। सामंजस्य जब बनता हुआ दिख रहा था या बन भी रहा था, तब तक आप फिर और बाहरी लीडर्स को लाकर उनके हाथ में कमान सौंप दिया। तो ये है, यही वजह है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को अभी जो सख्त जरूरत है और आगे की राजनीति में भी बीजेपी तभी उसकी विश्वसनीयता बन पाएगी जब आदिवासियों के बीच बनेगी। आदिवासियों के दिलों में जगह बनाए बगैर बीजेपी इस राज्य में अब बहुत सियासत में बहुत प्रभावी नहीं हो सकती, या जो उसका हिस्सा है, जो स्टेक है, यही स्टेक है, इसी स्टेक पे वो यही हिस्सा है, इसी पे वो सिमटी रह जाएगी तब तक, जब तक कि वो आदिवासियों के बीच विश्वास कायम नहीं कर लेती है। उनके बीच जाति नहीं है, उनके बीच के चेहरों को लेकर आती नहीं है, उनको अगुवाई नहीं सौंपती है, तब तक बीजेपी का बहुत आदिवासी इलाकों में खासतौर पे प्रभाव जो है अभी फिलहाल तो बनने की कोई सूरत नहीं दिख रही। कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं दिख रहा है कि बीजेपी जो है वो, अब देखिए इसका रास्ता तो निकालेंगे। राजनेता है वो भी, अब बीजेपी भी बड़ी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और बहुत आसानी से हार मानने वाली तो है नहीं। झारखंड जी संसाधनों से संपन्न प्रदेश है, तो बीजेपी इतनी जल्दी भी हथियार डालने वाली नहीं है कि ये हार है। और कोशिश जरूर करेंगे वो लोग, लेकिन ये है कि अब बहुत समझ समझ कर कदम बढ़ाने की जरूरत है। आदिवासियों के सेंटिमेंट को समझना होगा, और जिस दिन आप उनका सेंटिमेंट समझ जाएंगे तब इस राज्य में आप पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं। हेमंत सोरेन की ताकत आदिवासी है और उन्होंने जी विस्तार किया है अपने आप अपनी पार्टी का 18 चलिए, आपने आपने विस्तार से बताया शंभू जी, आपने विस्तार से बताया कि आदिवासियों का चेहरा होना बहुत जरूरी है। सत्य, आपके पास जाना चाहते हैं, हार के जिम्मेवार कौन लेंगे? देखिए, खबर तो ये है कि बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। अभी उनका इस्तीफा होल्ड पर है। 3 दिसंबर को इससे ये जो हार है इसको लेकर इसकी समीक्षा के लिए दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद ही तय होगा कि ये इस हार का जिम्मेदार कौन है। लेकिन हार की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ पार्टी इसकी समीक्षा करने के साथ साथ उसको अगले विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी करनी होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को फिर से देखना होगा किस मुद्दे पर बीजेपी आगे आ सकती है, क्योंकि ये मुद्दा जो है बांग्लादेश घुसपैठ का, वो तो पिट चुका है इस चुनाव में, और जो लीडर बाहरी आए थे वो भी मात खा के जा चुके हैं। तो अब बीजेपी को अगले चुनाव में नए लीडर और नए मुद्दों की तलाश करनी होगी। चलिए, शंभू जी, अंतिम सवाल आपसे। जी। आदिवासी चेहरे को आगे आगे करके अगर बीजेपी रहती तो आज कुछ जो
परिस्थिति थी, जो आंकड़े थे कुछ अलग रहते, मान रहे हैं आप? हाँ नहीं, आदिवासी चेहरा भी बहुत विश्वसनीय चेहरा चाहिए। अभी आदिवासी जो है वो आपके पास जो चेहरे हैं वो जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोगों की कमी है। जी। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के अलावा जो है तीसरा नाम आपको कौन दिखता है? तीसरा नाम बताइए आपकी कौन दिखता है बीजेपी में जो जिसकी पूरे राज्य में के आदिवासियों के बीच पहचान हो? तो कोई है, कहने को समीर उरांव है, कहने को नीलकंठ सिंह मुंडा हो सकते हैं, लेकिन कहने को अरुण उरांव को भी आप लीडरशिप सौंप सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब तक कोई ऐसा लीडर जो है स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया में डेवलप होता है, विकसित होता है। लीडर जो है वो कोई अचानक से किसी चेहरे को लाके आप बना देंगे तो ऐसा भी नहीं होने वाला, और उसको सारी कमान सौंप देंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। आदिवासी लीडर एक चाहिए और इसकी तलाश जो है बीजेपी को बड़ी शिद्दत से है। देखिए शायद अगले चुनाव तक खोज जो है वो पूरी हो जाए और ये 5 वर्षों का जो समय है वो बीजेपी के लिए, क्योंकि अब तो ये मानकर चला जाना चाहिए कि ये सरकार जो है, कोई अगर कांग्रेस ने बट नहीं किया कहीं बीच में, तो ये सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत इब्बट करने की स्थिति में होगी, क्योंकि नंबर्स हेमंत सोरेन के पास भी हैं। और तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस जो है वो, तो ये सरकार 5 साल चलेगी और बीजेपी के सामने जो है अब ये 5 साल अपने संगठन को मजबूत करने, कोई आदिवासी लीडरशिप पैदा करने में और असली मुद्दों की तलाश करके उसकी लड़ाई लड़ने में ही उसकी रणनीति जो है होनी चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। बहुत विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो जो बीजेपी की हार की जिम्मेवारी, इस पर बात कर रहे थे, बीजेपी की हार की जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा? जनता ने जनादेश दिया है, बीजेपी भी मंथन करेगी, मंथन के बाद ये तय होगा कि हार के क्या क्या कारण थे। लेकिन जो कारण हमारे वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ ने जो गिनाया है वो सबसे अहम है। आदिवासी चेहरा होना लाजमी है और खास करके वैसे चेहरे जिस पर जनता विश्वास कर सके। फिलहाल इतना ही, हमारे साथ देखते रहिए बवाल न्यूज। नमस्कार।